हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 25 दिसंबर 2025 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सोनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले आप सभी लोगों को अ वेरी हैप्पी एंड वेरी मैरी क्रिसमस। और इसी ओकेजन पर हम आप लोगों के लिए एक क्रिसमस की सेल लेके आए हैं, जिसमें आपको हमारे सभी कोर्सेज पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज पर 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है, फ्लैट 50% ऑफ है। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट okul.co पर जाना होगा और वहाँ से किसी भी कोर्स पीडीएफ नोट्स या टेस्ट सीरीज को आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो कार्ट में ऐड करें XMUS50। ठीक है, XMUS50 कोड का यूज़ करें और आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये सेल जो है वो 3 दिन के लिए है, आज से लेकर परसों 27 तारीख तक ये सेल चलेगी। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो यहाँ पर हमारा ये नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं सभी में पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज सब पर ये सेल एप्लीकेबल रहेगी। तो बाकी हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। वैसे 599 की नहीं है, बट अभी आपको इसमें सेल में 50% ऑफ मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारा सी सेट लाइव क्लासेस का जो बैच है ये भी 1299 का है, इसमें भी 50% ऑफ मिल जाएगा अगर आप अभी एनरोल करते हैं। और 499 का जो हमारा रिकॉर्डेड क्लासेस का बैच है इसमें भी आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। तो ये सभी जो कोर्सेज हैं इन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू जाके भी एनरोल कर सकते हैं। और कोड यूज़ करना ना भूलें, दैट इज़ XMUS50, उससे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट पेज की बात करें तो यहाँ पर जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, है ना, जो अमेरिकन कंपनी दैट इज़ AST स्पेस मोबाइल का एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, दैट इज़ ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, है ना, उसी का ये इमेज है। कल हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और आया है। अगर आपने जहाँ पर भी इसको नोट किया है तो इसको आप लोग वहाँ पर एक पॉइंट को और ऐड कर लीजिएगा। और वो पॉइंट ये है कि जो कल ये रॉकेट लॉन्च हुआ है दैट इज़ LVM-3M6। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है, इसका निकनेम रखा गया है बाहुबली। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेना कि इसका निकनेम रखा गया है बाहुबली। ठीक है, क्योंकि अभी तक का ये मैंने बताया था कल भी आपको कि इसरो की तरफ से जो लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स हैं या जो आप कह सकते हैं रॉकेट्स हैं उनमें सबसे हैवी था ये, है ना। 6100 किलोग्राम 6100 किलोग्राम का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट इसको लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है ना। और ये इसका निकनेम ज़रूर याद रखना, दैट इज़ बाहुबली। क्लियर है बात। चलिए इसके बाद यहाँ पर एक बात और है, मतलब वैसे नहीं हमारे काम की, बट अगर हम इसको जानना चाहें कि बिफोर 2025 यस वॉज आर 2010 नो। ठीक है, 2010 का यहाँ पर एक जिक्र है कि 2010 में जो राजस्थान में इस अरावली के रीजन में माइनिंग हो रही थी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो है उस समय बात चली और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया था। ठीक है, बेसिकली उस समय राजस्थान की सरकार की तरफ से ये जो 100 मीटर का क्राइटेरिया अभी दिया गया है ना, एनवायरनमेंट सेक्रेटरी के अंदर जो कमेटी बनी उसकी तरफ से उसी तरीके का क्राइटेरिया राजस्थान की सरकार ने भी दिया था 2010 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उस क्राइटेरिया को रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद FSI को बोला था कि एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया लेके आए, और FSI जो है वो 3 डिग्री वाला फॉर्मूला लेके आया था। लेकिन उसी सेम क्राइटेरिया को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में रिजेक्ट किया था, इस बार 2025 में यानी कि 15 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है। और फिर से आज अरावली को लेकर एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पर आया है जिसमें अरावली की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की जा रही है, तो वो भी हम लोग वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिटी वाले पेज में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं विच आर बोथ रिलेटेड टू यू कैन से पॉल्यूशन। तो यहाँ पर दिल्ली की हाई कोर्ट में कुछ याचिकाएं लगाई गई थी, है ना, कुछ PIL लगाई गई थी, और उसके जवाब में दिल्ली के हाई कोर्ट ने जो GST काउंसिल है उसको ये उससे मतलब रिक्वेस्ट करी है कि अगर हम पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि जो एयर प्यूरिफायर्स होते हैं,
ठीक है, या जो हैपा फिल्टर्स होते हैं, हैपा फिल्टर्स का मतलब है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर, ठीक है। इस तरीके के जो प्यूरीफायर्स होते हैं उनको मेडिकल डिवाइसेस की कैटेगरी में रखा जाए, और या तो उनसे जीएसटी जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, या उनके ऊपर जो जीएसटी लगने वाला जो जीएसटी है उसको कम करके 5% तक कर दिया जाए, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल से कहा गया है कि आप जल्द से जल्द एक मीटिंग करिए, है ना। हो सकता है कि अगर इन पर्सन नहीं हो सकती है तो वर्चुअली मीटिंग करिए, लेकिन एक इस तरीके का फैसला जल्द से जल्द लीजिए। कम से कम लोगों को अगर हम शुद्ध हवा या स्वच्छ हवा, पॉल्यूशन फ्री एयर नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि जो एयर प्यूरीफायर्स हैं उस पर जीएसटी को नील कर दें या कम करके 5% कर दें, ठीक है। तो अभी एयर प्यूरीफायर जो है वो कैसे काम करते हैं, बाकी आप इस आर्टिकल को पढ़ लेना, जस्ट मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि जो एयर प्यूरीफायर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। एयर प्यूरीफायर जो है वो इंडोर एयर पोल्यूशन को कम करते हैं, ठीक है। जो मतलब जैसे किसी कमरे वगैरह के अंदर या किसी एनक्लोज्ड एरिया में जो हवा है उसमें जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ठीक है, जो भी उसमें पोल्यूशन या पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप करता है। स्पेशली जो हमारे PM2.5 जैसे फाइन पर्टिकुलेट मैटर है उनको ये ट्रैप करता है, ठीक है। जैसे ही पॉल्यूटेड एयर इसमें, इस डिवाइस में, इस फिल्टर के अंदर एंटर होती है, तो लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर फाइबर्स से ट्रैप हो जाते हैं, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जब वो फिल्टर के थ्रू पास करते हैं तो वहाँ पर उनको ट्रैप कर लिया जाता है। कुछ पार्टिकल्स जो हैं जो थोड़ा सा हैवी होते हैं, भारी होते हैं, वो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाते हैं, और कुछ पार्टिकल जो हैं वो अट्रैक्टिकली चार्ज्ड सरफेसेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। वो डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का प्यूरीफायर है, ये इसमें मैकेनिज्म रहता है। और ये सारी प्रोसेसेस मिलके जो हवा, मतलब किसी एनक्लोज्ड एरिया में या किसी क्लोज रूम के अंदर जो हवा सर्कुलेट हो रही है ना, उसमें हार्मफुल पार्टिकल्स के कंसंट्रेशन को, के अमाउंट को कम किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली ये एयर प्यूरीफायर्स काम करते हैं। अब ये ऐसे समय पर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब शहरों में, अगर हम मान लीजिए अपने किसी रूम की अगर विंडो ओपन करते हैं तो उससे होगा क्या कि पॉल्यूटेड एयर, क्योंकि बाहर तो हवा में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है ना, वो सारी की सारी जो पॉल्यूटेड एयर है वो हमारे रूम्स में, ठीक है, मतलब हमारे घरों के कमरे हो सकते हैं, स्कूल्स, ऑफिसेस, कहीं भी वहाँ पर वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और इससे जो नेचुरल वेंटिलेशन है वो क्या हो जाएगा, लेस इफेक्टिव, ठीक है। तो ऐसे केसेस में एयर को जो है वो हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, या तो जब वो एयर बिल्डिंग के अंदर एंटर कर रही है उससे पहले ही उसको हम क्लीन कर दें, है ना, कुछ वेंटिलेशन सिस्टम वगैरह लगा के, या फिर हम उसको रिपीटेडली फिल्टर करें विद इन द रूम, ठीक है। यानी कि कमरे के अंदर ही, अगर कमरे के अंदर वो हवा एंटर कर गई है जो पॉल्यूटेड एयर है, तो उसको कमरे के अंदर ही एयर प्योरीफायर्स के यूज़ करके प्योरीफाई थोड़ा सा किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर स्टडीज़ में ये भी दिखाया गया है कि जो HEPA बेस्ड एयर प्योरीफायर्स हैं, HEPA का मतलब होता है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर बेस्ड जो प्यूरीफायर्स हैं, जब इनको कंटिन्यूसली यूज़ किया जाता है तो PM2.5 का लेवल्स जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। कितना, 1/3 से लेकर नियरली 3/4 तक, यानी कि 1/3 का मतलब हो गया लगभग 33% से लेकर 75% तक PM2.5 का जो लेवल है वो कम हो जाता है। और ये चीज़ डिपेंड करती है कि रूम का साइज़ कितना है, ठीक है, वहाँ पर एयर फ्लो कितना है, या फिर पॉल्यूशन का लेवल बाहर कितना है, उसके हिसाब से ये काम करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में ये दिखाया गया है कि जो पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर्स हैं वो PM2.5 लेवल को 45% तक कम कर सकते हैं इन 90 मिनट्स, ठीक है। और अगर जो फैन स्पीड अगर तेज़ है ना, फैन स्पीड अगर तेज़ है तो वो और ज़्यादा पोल्यूशन को कम कर सकती है। हालांकि अब ये जो डिवाइसेस हैं ये कैसे काम करेंगे, बिजली से चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से। तो अगर ये ज़्यादा एयर प्योरीफायर्स यूज़ होते हैं तो इससे क्या होगा कि एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगा, है ना, एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगी। और इससे डू नॉट रिमूव पॉल्यूशन एट इट सोर्स, तो सोर्स पर तो पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है ना, सोर्स पर पॉल्यूशन कम थोड़ी हो रहा है, हम तो पॉल्यूशन की जो हवा हमारे कमरों में आ रही है हम उसको प्यूरीफाई कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स इसलिए इस बात पर जोर देते हैं कि दैट एयर प्यूरीफायर्स आर बेस्ट एज अ सपोर्टिंग मेजर, ठीक है। एयर प्यूरीफायर जो है वो एक सपोर्टिंग मेजर के लिए ठीक है, स्पेशली जो हाईली पॉल्यूटेड अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर। बट इसका, इस समस्या से, इस इशू को टैकल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जहाँ से पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है ना, हम सोर्स ऑफ पॉल्यूशन को एड्रेस करने की कोशिश करें। बट अगर वो हम नहीं करते हैं तो फिर ये एक सेकेंडरी मेजर या एक सपोर्टिव मेजर हो सकता है कि हम
ऐसे हाईली पोल्यूटेड अर्बन एरियाज में इस तरीके के एयर प्योरीफायर्स का यूज़ करके जो हमारी इंडोर एयर है उसको थोड़ा सा प्योरीफाई कर पाएँ। ठीक है, ये बात आप समझ गए। चलिए बाकी आर्टिकल आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, खास उसमें कुछ और है नहीं वैसे। ठीक है, इसके बाद एक और आर्टिकल है विच इज़ अगेन रिलेटेड टू पोल्यूशन। वो बात कर रहा है कि 1/3 ऑफ एनुअल PM2.5 इज सेकेंडरी अमोनियम सल्फेट। कि जो PM2.5 है, जितना मतलब साल भर में PM2.5 का लेवल रह रहा है, उसका 1/3 यानी कि 1/3 जो है उसमें क्या है, सेकेंडरी अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट बेसिकली एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ना। आपको यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स का मतलब है ऐसे एयर पोल्यूटेंट्स जो नेचर में नेचुरली जनरेट होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, आपके जो SO2 है ना, या फिर जो आपके ये होते हैं क्या बोलते हैं इसको, नॉक्स है, सॉक्स है ना, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपाउंड, सल्फर ऑक्साइड्स के कंपाउंड्स जो नेचुरली बनते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, और जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के आपस में रिएक्शन होने से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या कुछ और फेवरेबल कंडीशंस, तो उनको कहा जाता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। जैसे कि आपने सुना होगा ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। उसी तरीके से ये अमोनियम सल्फेट, ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट ही माना जाता है। क्लियर है बात। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दिल्ली का जो एनुअल पर्टिकुलेट मैटर PM2.5 पॉल्यूशन है, एनुअल पॉल्यूशन, उसका नियरली 1/3 जो है वो किससे बना हुआ है, सेकेंडरी एमोनियम सल्फेट से। ठीक है, और ये अमोनियम सल्फेट कहाँ से आ रहा है, जो कोल प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कोयले से चलने वाले प्लांट्स हैं वहाँ से आ रहा है, इंडस्ट्रीज से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। ठीक है, विद द केमिकली फॉर्म्ड पॉल्यूटेंट डोमिनेटिंग द सिटीज एयर ड्यूरिंग इट्स वर्स्ट पॉल्यूशन पीरियड। यानी कि जिस समय दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो सबसे खराब होता है, उस समय पर ये जो पॉल्यूटेंट है, ठीक है, केमिकली फॉर्म्ड पॉल्यूटेंट है, इसीलिए इसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा गया है, ये दिल्ली की हवा में डोमिनेट करता है। अमोनियम सल्फेट इज अ सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एरोसोल फॉर्म थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फेट। जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, SO2 तो मैंने आपको बताया कि SO2 इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, लेकिन जब SO2 ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट बनता है, उसके बाद जो एग्रीकल्चर से हमारा एमोनिया रिलीज होता है, ठीक है, अमोनिया का एमिशन एग्रीकल्चर से होता है, तो ये सल्फेट जो है, जो कि SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट बना है, सल्फेट जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है जो एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो वहां से ये क्या बन जाते हैं, दिस बिकम्स अमोनियम सल्फेट। ठीक है, सॉरी। और इसकी जो फॉर्मेशन है वो ह्यूमिड कंडीशंस में और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ह्यूमिड कंडीशंस अगर होंगी तो इससे इसकी जो फॉर्मेशन है सल्फेट की, अमोनियम सल्फेट की, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। लिंकिंग कोल बेस्ड पावर जनरेशन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड एग्रीकल्चरल अमोनिया टू एलिवेटेड PM2.5 लेवल्स इन दिल्ली एंड अक्रॉस दी NCR रीजन। ठीक है, तो इसीलिए ये बताया गया है कि जो कोल बेस्ड पावर जनरेशन है या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या एग्रीकल्चरल अमोनिया, अमोनिया बेसिकली ज़्यादातर एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो दिल्ली और NCR के रीजन में PM2.5 का लेवल बढ़ रहा है, उसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है उसका। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली अलार्मिंग है एज एट 11.2 मिलियन टन्स इंडिया इज द बिगेस्ट एमिटर ऑफ SO2 ग्लोबली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि दुनिया में चाइना के बाद, एंड रैंक सेकंड ओनली टू चाइना। ठीक है, चाइना के बाद इंडिया जो है वो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा एमिटर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर इस एनालिसिस में ये पाया गया है कि दिल्ली में जो पोस्ट मॉनसून सीजन होता है, ठीक है, यानी कि मॉनसून के बाद का सीजन जो होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि विंटर से जस्ट पहले वाला, उसमें 49% जो PM2.5 का पोल्यूशन है ना, उसमें अमोनियम सल्फेट है। मतलब जो टोटल PM2.5 का पोल्यूशन है उसमें 49% अमोनियम सल्फेट है। ठीक है, पोस्ट मॉनसून सीजन में, या विंटर की अगर हम बात करें, क्योंकि विंटर यानी कि आजकल के समय में भी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो 41% जो है विंटर के समय में अमोनियम सल्फेट है टोटल पोल्यूशन का। और समर या मानसून के समय में अगर हम बात करें तो उस समय कम होता है ये। ठीक है, उस समय 21% है। इसीलिए बताया गया है कि जिस समय वर्स्ट पॉल्यूशन है उस समय एमोनियम सल्फेट का कंसंट्रेशन या परसेंटेज ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी इंडिकेट किया गया है कि कैपिटल्स मोस्ट सीवियर पॉल्यूशन एपिसोड्स आर ड्रिवन लार्जली बाय रीजन वाइड SO2 एमिशंस। ठीक है, कि पूरे रीजन में SO2 का जो एमिशन है सल्फर डाइऑक्साइड का, उसकी वजह से ज़्यादातर पॉल्यूशन हो रहा है।
और सेकेंडरी केमिकल फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर रादर देन ओनली लोकल प्राइमरी सोर्सेज। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो पोल्यूशन दिल्ली रीजन में या एनसीआर रीजन में जब ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जैसे आजकल है ना पोस्ट मानसून या विंटर के समय में, तो उस समय जो ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है वो सिर्फ लोकल प्राइमरी सोर्सेज या लोकल प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि जो एटमॉस्फेयर में फेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से कुछ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बन रहे हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, उसकी वजह से ही पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सेकेंडरी particulate matter is a core driver of PM 2.5 pollution in India, with up to 42% of the country's PM 2.5 burden being chemically formed in the atmosphere from precursor gases such as sulfur dioxide and ammonia। यानी कि ये ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर भी यानी कि हमारे देश में जितना PM 2.5 का पॉल्यूशन है उसका 42% सेकेंडरी पोल्यूटेंट से हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो हवा में एटमॉस्फेयर में फेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से अमोनियम या सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैसों के मिलने से बन रहे हैं। ठीक है, नेशनल लेवल पर भी अगर हम बात करें तो जो हाईएस्ट एनुअल कंट्रीब्यूशन है ऑफ अमोनियम सल्फेट टू PM 2.5 मास वाज ऑब्जर्व्ड इन कोल फायर्ड पावर प्लांट डोमिनेटेड स्टेट्स। ये देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया में जो PM 2.5 का पॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें अमोनियम सल्फेट का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा किन राज्यों में है, जहाँ पर कोल पावर प्लांट डोमिनेटेड है। ठीक है, जो स्टेट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि इस तरीके का पॉल्यूशन मतलब PM 2.5 में जो अमोनियम सल्फेट का कंसंट्रेशन है वो किन राज्यों में ज़्यादा है, जहाँ पर कोल पावर प्लांट ज़्यादा डोमिनेट करता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ देखो, अब यहाँ पर जितने भी स्टेट्स लिखे गए हैं वहाँ पर आपको पता है कि हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर कोल ज़्यादा पाया जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, झारखंड, तेलंगाना। तो यहीं पर जो PM 2.5 का पोल्यूशन है उस पर अमोनियम सल्फेट का कंसनट्रेशन ज़्यादा पाया गया है। ठीक है, और इसके बाद कुछ और राज्यों में भी PM 2.5 का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एज वेल एज उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पर यह लिखा गया है कि द करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैज़ एग्जम्प्टेड अप्रोक्सीमेटली 78% ऑफ कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स फ्रॉम इंस्टॉलिंग फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम्स वीकनिंग सल्फर डाइऑक्साइड कंट्रोल एट सोर्स। तो अभी जो रेगुलेशंस हैं उसमें क्या है कि लगभग 78% मतलब उन रेगुलेशंस की वजह से लगभग 78% कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे हैं कि उनको एग्जम्पशन या छूट मिला हुआ है कि उनको ये जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम है, ठीक है, वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फ्लू गैस का मतलब होता है बेसिकली जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पावर प्लांट से जो एग्जॉस्ट निकलता है,
है ना, बड़ी बड़ी चिमनीज होती है, उनसे जो धुआं निकलता है उसको कहते हैं फ्लू गैस। ठीक है, अब उस फ्लू गैस में क्या है, काफ़ी ज़्यादा उसमें सल्फर की मात्रा होती है ना, और यही सल्फर फिर आगे जाके हवा में मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, और ज़्यादा ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट बन रहा है, फिर कहीं से अमोनिया आ रही है, अमोनिया के साथ मिलकर अमोनियम सल्फेट बन रहा है। तो अगर हम ये जो फ्लू गैस में सल्फर निकल रहा है, अगर हम उसी को कंट्रोल कर लें, है ना, उसी को अगर हम कंट्रोल कर ले तो क्या होगा, हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, सल्फेट कम बनेगा, तो अमोनियम सल्फेट कम बनेगा। तो इसके लिए जो अभी करंट रेगुलेशंस हैं उससे लगभग 78% के आसपास, 78% के आसपास जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं उनको इस बात का एग्जम्पशन या छूट मिली हुई है कि उनको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम इंस्टॉल करने की के लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो इससे बेसिकली यही प्रॉब्लम हो रही है कि सल्फर डाइऑक्साइड कंट्रोल को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सल्फर डाइऑक्साइड को एट सोर्स। ठीक है, तो reinstating 2015 emission norms notification is therefore critical for mandatory installation of flue gas desulfurization to reduce secondary ammonium sulfate formation and PM 2.5। तो इसीलिए यह कहा गया है कि 2015 के जो एमिशन नॉर्म्स हैं, है ना, उसको उसको नोटिफिकेशन reinstating 2015 emission norms notification is therefore critical। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को क्रिटिकल माना गया है कि जो ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है इसको मैंडेटरी करा जाए इंस्टॉल करना, ताकि हम क्या कर सकें कि जो सेकेंडरी अमोनियम सल्फेट बन रहा है उसको रोक सकें। और उसको कैसे रोक सकेंगे हम, वही कि जो सोर्स से हमारा सल्फर निकल रहा है या सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है उसको कंट्रोल करके। ठीक है, तो बात आप समझे यहाँ पर, है ना। और मैं मतलब जितना ये पोल्यूशन का इशू इस बार चल रहा है, हालांकि हर साल रहता है बट इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, और यूपीएससी का ये जो टॉपिक है, ठीक है, इन द प्रीलिम्स स्पेसिफिक अगर हम बात करें एनवायरनमेंट में, तो ये टॉपिक उसका बड़ा फेवरेट टॉपिक है, पोल्यूशन को लेकर, पोल्यूटेंट्स को लेकर। ठीक है, कई बार पास्ट में क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछ चुका है, और इस बार मैं फिर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 2026 के पेपर में इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, क्लियर है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और अभी जो उससे पहले सीडीएस का पेपर होगा या एनडीए का पेपर होगा, वहाँ पर भी क्वेश्चन देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि सीडीएस में खासकर जो जीएस का पोर्शन है उसमें अच्छा खासा मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो हमारा सिविल सर्विसेज का पेपर होगा उसमें भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन पेज पर हमें फिर से 2 आर्टिकल्स जो हैं वो देखने हैं, और एक आर्टिकल तो वही मैंने आपको बताया कि जो अरावली है उसके इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस को लेकर दिया हुआ है। ठीक है, और एक आर्टिकल बेसिकली एक मिसाइल का नया वर्जन लॉन्च हुआ है, दैट इज़ आकाश मिसाइल का, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा लंबा आर्टिकल है बट बी पेशेंट, थोड़ा सा धैर्य रखें, आराम से हम लोग समझेंगे। अच्छा आर्टिकल है, इसके बेस पर क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में भी इस बार एक्सपेक्टेड है कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से अरावली से, और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि द ग्रेट वॉल इन द नॉर्थ वाई द अरावलीज मैटर। ठीक है, अरावली क्यों मायने रखती है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि जो अरावलीज की नई डेफिनेशन आई है, जिसको सेंटर ने प्रपोज किया 13 अक्टूबर को और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया 20 नवंबर को, इससे इफेक्टिवली क्या होगा कि अभी जितना एरिया अरावली हिल्स कंसिडर किया जाता है, माना जाता है, उसका 90% एरिया जो है उसको माइनिंग के अगेंस्ट या बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बेसिकली जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसका एक इंटरनल असेसमेंट बताता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 3 डिग्री वाला जो फॉर्मूला था वो दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स का ये डर है कि ये जो डेफिनेशन है जिसके अंतर्गत अरावली सिर्फ क्या होगी, हम बहुत बार इस डेफिनेशन को डिस्कस कर सके हैं कि कोई भी ऐसा लैंडफॉर्म जो अपने लोकल प्रोफाइल या लोकल रिलीफ या आप कह सकते हैं सराउंडिंग एरियाज के कंपैरिजन में 100 मीटर या उससे ऊंचा होगा, सिर्फ वही अरावली हिल्स माना जाएगा। ठीक है ना, तो यही बात लिखी है। तो इससे होगा क्या, ये एक हैमर ब्लो की तरह साबित होगा, मतलब इससे और ज़्यादा नुकसान होगा जो ऑलरेडी डिग्रेडेड हिल रेंज है। ठीक है, कि ऑलरेडी एक तो अरावलीज जो हैं वो डिग्रेड हो रही हैं, और ये डेफिनेशन को अगर एक्सेप्ट कर लिया गया है वैसे तो खैर अब, ठीक है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होगा, क्योंकि अरावलीज हिल रेंज जो है वो डाइवर्स इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल सर्विसेज हमारे नॉर्थन और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को देती हैं। ठीक है, अब हालांकि यहाँ पर केंद्र ने कल राज्यों को ये बात लिखी है
कि उनसे कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, निर्देश हैं, उनको फॉलो करें, कंप्लाई करें, और ये बात सुनिश्चित या इंश्योर करें कि कोई भी नई माइनिंग लीज जो है वो अरावलीज में ग्रांट ना की जाए जब तक सस्टेनेबल माइनिंग के लिए एक मैनेजमेंट प्लान फाइनलाइज नहीं हो जाता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर हालांकि सेंटर ने स्टेट्स को बोला है। लेकिन अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो अरावलीज जो है वो बहुत पुराने हैं। ठीक है, बिलियन ईयर्स ओल्ड ये माउंटेन हिल्स हैं या माउंटेन रेंजेस हैं। अरावलीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इसको माना जाता है, और ये प्री कैम्ब्रियन एरा के दौरान बना है। ठीक है, और बना कैसे है, वही जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके कोलिजन होने की वजह से ये बना है। लगभग 700 किलोमीटर के आसपास की ये रेंज है, 4 राज्यों में फैली हुई है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। ठीक है, और इसके जो 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल इसमें अंडर में, इसमें से लगभग 560 किलोमीटर यानी कि 700 किलोमीटर के आसपास में से लगभग 560 किलोमीटर जो है वो अकेले किस राज्य में है, दैट इज इन राजस्थान। ठीक है, अब इसकी जो प्रेजेंट डे रेंज है वो पहले भी, मतलब जब अरावली शुरुआत में बनी थी उसके कंपैरिजन में इसकी रेंज ऑब्वियस ऑलरेडी कम हो चुकी है। ठीक है, और इसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो नेचुरल फैक्टर्स और ह्यूमन एक्टिविटीज दोनों की वजह से हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद अरावली जो है वो आज भी एक बहुत ही बेशकीमती या प्राइसलेस इकोलॉजिकल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि जो हमारे पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट्स हैं उनको हम वाटर टावर या क्लाइमेट रेगुलेटर मानते हैं पेनिनसुलर इंडिया का, उसी तरीके से जो अरावली रेंज है वो हमारे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ यानी कि जो हमारा उत्तर पश्चिम का और उत्तर का जो भारत है उसके प्लेन्स के लिए ये एक इकोलॉजिकल शील्ड की तरह काम करता है। ठीक है, अब ये शील्ड की तरह कैसे काम करता है, देखो मैंने आपको बताया कि जो अरावली हिल्स का रीजन है ना, जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान का भी अगर आप वेस्टर्न पार्ट लेके चलें जो हमारा ये पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर लगता है, उस तरफ हमें पता है कौन सा एक मरुस्थल, एक डेजर्ट है, दैट इज थार डेजर्ट। ठीक है, तो थार डेजर्ट से आने वाली जो रेत है उससे ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को बचाता है, ये मैंने आपको कल भी शायद बताया था। ठीक है, दिस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स एयर क्वालिटी इन द नॉर्थ। ठीक है, तो इससे जो नॉर्थ के रीजन में एयर क्वालिटी है वो भी ठीक बनी रहती है। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे दिल्ली एनसीआर का रीजन है वहाँ पर ऑलरेडी हवा की हालत इतनी ख़राब है ना, लोकल सोर्सेज से पॉल्यूशन वहाँ पर इतना है कि वो टैकल हो नहीं रहा, और अगर उसमें भी अगर यहाँ से सैंड आनी शुरू हो गई, अगर मान लीजिए अरावली हिल्स नहीं होते है ना, और सैंड आनी अगर वहाँ से शुरू होती, जो रेत का तूफान है, तो उससे होता क्या, और हालत ख़राब हो जाती है ना। तो इसीलिए अरावलीज होने की वजह से ये रीजन जो है वो बच रहा है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो हिल्स हैं ये हेल्दी अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी लेके आते हैं, क्योंकि रेनफॉल में हिल्स का क्या रोल होता है ये आपको पता होगा। ठीक है, कि जब भी हवा जो है वो अगर डायरेक्ट जा रही है, सीधे अगर हवा बह रही है तो उससे बारिश नहीं होगी। ठीक है, जब हवा बह रही है बीच में अगर कोई हिल या कोई पहाड़ आया तो हवा उससे टकराएगी, ऊपर उठेगी, है ना, जिसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल भी बोलते हैं, कि हवा जो है वो टकराएगी, ऊपर उठेगी, हवा ठंडी होगी, है ना, उसमें टेम्परेचर कम होगा और बारिश होगी। ठीक है, तो वही इस तरीके का रोल यहाँ पर होता है, और बारिश में रोल होने की वजह से ये एग्रीकल्चर और जो ड्रिंकिंग नीड्स हैं, ठीक है, इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स को भी ये पूरा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टडीज़ में ये बात सामने आई है कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों के कटान, क्वेरिंग, क्वेरिंग मतलब वही जो आपका खुदाई वगैरह होती है ना, जो खदान होता है उसकी वजह से, या इरोजन होने की वजह से लगभग अरावलीज में 12 मेजर गैप्स जो है वो बन चुके हैं। ठीक है, और ये गैप्स जो हैं वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में हमें मागरा हिल्स के पास हमें इसमें गैप देखने को मिलता है। गैप का मतलब क्या है कि जैसे कोई पहाड़ी है उसके बीच में एक रास्ता सा बन गया है, गैप बन गया है ना, इस तरीके के बहुत सारे गैप्स हमारे वेस्टर्न घाट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के गैप्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अजमेर डिस्ट्रिक्ट के मागरा हिल्स से आपको गैप देखने को मिलता है। उसके बाद जो ये खेतरी माधोगढ़ हिल्स है, ठीक है, ये आपका ऊपर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाएगा। और जो नॉर्दर्न मोस्ट हिलॉक्स हैं, हिलॉक्स मतलब छोटा आप हिल का पार्ट कह सकते हैं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ तक हमें लगभग इसमें गैप देखने को मिल रहा है, और कुल मिला के 12 गैप्स इसमें जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद वाटर ड्रेनेज और बायोडाइवर्सिटी में अगर इसका क्या रोल है उसकी बात करें, ऑल द वाटर ड्रेनेज एंड रिचार्ज इन्फ्लुएंस बाय द अरावलीज इज नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ। ठीक है, हालांकि इस बारे में कि अरावलीज की वजह से वाटर ड्रेनेज और जो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होता है उसके बारे में ज़्यादा बात हालांकि नहीं की जाती है, लेकिन ये जो हिल्स का रॉकी फॉर्मेशंस है, मतलब जो इसके रॉक्स हैं
वो इस तरीके के हैं कि इससे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं, ठीक है, वो रिचार्ज होता है, ग्राउंड वाटर जो नीचे एक्विफर्स होते हैं, है ना, वो रिचार्ज होते हैं। और इससे जो राजस्थान की और गुजरात की जो सीजनल नदियां हैं वो भी सस्टेन कर पाती हैं, ठीक है। जो सेंटर का अरावली लैंडस्केप रिस्टोरेशन एक्शन प्लान है डॉक्यूमेंट्स द की रोल द अरावली प्लेज ऑन दिस फ्रंट, यानी कि इस मामले में अरावली क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो सेंटर का जो अरावली लैंडस्केप रिस्टोरेशन एक्शन प्लान है वहां पर ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। इस एक्शन प्लान में ये लिखा गया है कि अगर अरावली जो है इट इज वन ऑफ द मेन वाटरशेड separating the drainage of the Bay of Bengal through rivers like Chambal and other tributaries of Yamuna from that of the Arabian Sea through the Mahi, Sabarmati, Luni and other rivers। आपको पता होगा वाटर शेड या वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है, ठीक है। वाटर शेड का मतलब होता है कि जिस रीजन में जो नदियां बह रही है, द रीजन कवर्ड विद द रिवर्स, ठीक है, रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरी से, उसको वाटर शेड कहा जाता है। वाटर डिवाइड का मतलब होता है कि जैसे कोई पहाड़ है, ठीक है, देयर इज अ हिल, तो कुछ नदियां हिल के इस तरफ बह रही हैं, कुछ नदियां हिल के इस तरफ बह रही हैं, ठीक है, तो उनके बीच का एक वाटर डिवाइड सा बन जाता है ना, मतलब एक सेपरेटिंग रीजन बन जाता है, उसको कहते हैं वाटर डिवाइड, ठीक है। तो जो हमारी ये हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं, और जो अरेबियन सी में ड्रेन होने वाली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, उनके बीच में ये वाटर डिवाइड का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ से जो मेजर रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं जो ईस्ट फ्लोइंग है, उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी है जैसे कि चंबल, ठीक है, चंबल हो गई, फिर बाकी यमुना की और भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो जैसे चंबल भी हो गई है ना, तो उस तरीके की रिवर्स हो गई, या फिर जो हमारी ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग है जो अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं, उनमें से माही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साबरमती इंपॉर्टेंट है, लूनी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपने सुने भी होंगे, तो इनके बीच में ये वाटर डिवाइड का काम भी करता है, ठीक है। अब इस रीजन में कई सारे इंपॉर्टेंट लेक्स और वेटलैंड्स भी हैं जैसे कि सांबर, सुल्तानपुर, पुष्कर, है ना, फतेह सागर और जयसमंद, ये सारे के सारे वही जो सेंटर का एक्शन प्लान है उसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं। इसके बाद अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुड़गांव के एक इकोलॉजिस्ट और क्यूरेटर है विजय दसमाना, उनका ये कहना है कि अरावलीज के जो रॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर्ड है, फ्रैक्चर्ड मतलब वो रॉक्स उनमें क्रैक्स वगैरह हैं, ठीक है, विदर्ड हैं, पोरस हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पानी इसके ऊपर से बहता है ना, इस रीजन के ऊपर से, वो पानी जो है वो सरफेस में बहने की बजाय, सरफेस रन ऑफ होने की बजाय, वो पानी जो है ज़मीन के अंदर चला जाता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। और इससे होता क्या है, ये जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है इससे, और इससे फ़ायदा ये है कि जो आसपास के शहर हैं जैसे आपके फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम, सोहना, इन सब में पानी की जो वो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से पूरी हो रही है। और इस अगर रिचार्ज सिस्टम में हम किसी भी तरीके का डिसरप्शन अगर करते हैं या होता है, जैसे माइनिंग हो गई, है ना, अगर यहाँ पर माइनिंग अलाउ होती है या कंस्ट्रक्शन होता है या डिफॉरेस्टेशन होता है, तो उससे होगा क्या कि ये जो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज सिस्टम बना हुआ है ये डिस्टर्ब होगा, है ना, और इससे जो आसपास के शहर हैं उनमें वाटर अवेलेबिलिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ से पहुँचेगा, ठीक है, बात समझ गए। अब बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो इस रेंज में हमें यूनिक, ड्राई, डेसिडुअस और सेमी एरिड लैंडस्केप जो है वो मिलते हैं, जिसमें कई सारे फ्लोरा और फौना फ्लरिश करते हैं। फ्लोरा फौना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, ठीक है। यहाँ पर लगभग 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनमें से 16 जो है वो राजस्थान में है, जैसे रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा, ये टाइगर रिजर्व भी हैं, ठीक है। की स्पीशीज जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, है ना, स्लॉथ बेयर, चंबल, सांबर, चीतल, डेजर्ट फॉक्स, ब्लैक बक, हाइना, वुल्फ, जकाल, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे स्पीशीज जो हैं वो सेमी एरिड स्क्रब फॉरेस्ट और सेमी एंड ड्राई सवाना फॉरेस्ट जैसे कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं उनको प्रिजर्व करने में भी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। द यूनिफॉर्म हाइट डेफिनेशन एंड मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग एज ऑर्डर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिफोर अलाउइंग न्यू लीजेज विल हैव टू कंसिडर दीज इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नई डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया है और ये ऑर्डर दिए हैं कि माइनिंग के लिए एक सस्टेनेबल एक्शन प्लान जो है वो बनाना चाहिए, तो वो सारे प्लान बनाने में ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं इन सब का ध्यान रखना होगा, ठीक है। स्मॉलर हरावली हिलॉक्स इफ ओपन फॉर माइनिंग वुड श्रिंक द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, जो हिलॉक्स का मतलब मैंने आपको बताया कि जो छोटे हाइट की, कम हाइट की पहाड़ियाँ हैं वो, ठीक है, अगर उनको माइनिंग के लिए ओपन किया जाता है तो इससे होगा क्या कि जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है वो श्रिंक हो जाएगा।
अरावलीज की जो इकोलॉजिकल रिचनेस है वो वैसे ही बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है ना, एंड नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट पैचेस एंड प्रोटेक्टेड एरियाज ड्यू टू एन इंक्रीज इन ह्यूमन प्रेशर एंड फॉरेस्ट लॉस। ठीक है, तो जंगल काटे जा रहे हैं, ह्यूमन प्रेशर की वजह से भी जो ये इकोलॉजिकल रिचनेस है वो कम हो रही है, और जो फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट पैचेस रह गए हैं सिर्फ, और जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या जो टाइगर रिजर्व हैं, सिर्फ वहीं तक जो इकोलॉजिकल रिचनेस है वो सीमित रह गई है। अरावलीज ऑल्सो सस्टेन लोकल लाइवलीहुड्स, अरावलीज से लोकल लाइवलीहुड्स भी मिलता है ना। कम्युनिटीज़ जो है वो फ्यूल वुड, फॉर्डर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सब के लिए भी अरावलीज के ऊपर निर्भर रहते हैं। अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या बताए गए हैं और क्या ज़रूरत बताई गई है फॉर सेफगार्ड। अरावलीज आर ऑलरेडी अंडर इमेंस प्रेशर, ठीक है, और इनका डिग्रेडेशन जो है वो कई वर्षों से हो रहा है। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, माइनिंग, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, इन सब की वजह से इसको वैसे ही नुकसान पहुंच रहा है। और केंद्र सरकार ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि लार्ज स्केल डिग्रेडेशन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अपने एक्शन प्लान में उसने ये कहा है कि अंडर द ग्रीन अरावली वॉल प्रोजेक्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन जो है वो इसका हो रहा है, तो ये केंद्र भी एक्सेप्ट करता है इस बात को। अरावली रेंज जो है उसमें डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों के कटान की वजह से, माइनिंग, खदान की वजह से, ग्रेजिंग, ह्यूमन एनक्रोचमेंट्स, इन सब की वजह से जो खतरे हैं अरावली को वो बढ़ रहे हैं। फॉरेस्ट लैंड्स, जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड जो फॉरेस्ट लैंड है उसको 1980s के पहले डाइवर्ट किया गया, तो उससे जो फॉरेस्ट कवर है वो भी कम हो गया। डेजर्टिफिकेशन इज एक्सजर्बेटिंग एट डेजर्ट सैंड्स मूव ईस्टवर्ड कॉम्प्रोमाइजिंग रीजन्स लाइक गुरुग्राम एंड अलवर। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन भी बढ़ रहा है। डेजर्टिफिकेशन होने का मतलब है कि जहाँ पर सॉइल डिग्रेड हो रही है, क्योंकि डेजर्ट में आपको पता है कि डेजर्ट की जो रेत है, ठीक है, डेजर्ट में बेसिकली देयर इज नो सॉइल, देयर इज अ सैंड, है ना, और सैंड जो है वो फर्टाइल नहीं होती, है ना। सैंड आपको पता है रेत बंजर है, रेत और मिट्टी में अंतर है। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन का मतलब यही है कि जो सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है, सॉइल डिग्रेड हो रही है ना, डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है। तो वो चीज़ें हमारे गुरुग्राम या अलवर तक के रीजन्स में भी देखने को हमें मिल रही है, क्योंकि सैंड जो है वो ईस्टवर्ड फ्लो करती जा रही है। माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है इनकी वजह से एक्विफर्स भी डैमेज हो रहे हैं, है ना। एक्विफर्स मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी दिक्कत हो रही है, जो लेक्स हैं वो भी सूख रहे हैं, और जो इस रेंज की एबिलिटी है वाइल्ड लाइफ सपोर्ट करने की वो भी कम होती जा रही है। हालांकि ये चैलेंजेस जो हैं वो आने वाले समय में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम तो होने नहीं है। अरावलीज आफ्टर ऑल आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिपोजिटरी ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स इंक्लूडिंग क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि ये माना जाता है कि ये अरावली के रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा मेटल्स और मिनरल्स हैं, इंक्लूडिंग क्रिटिकल मिनरल्स भी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यहाँ पर नई माइनिंग लीजेस के ऊपर अभी एक मॉरिटोरियम या रोक लगाई है जब तक एक डिटेल्ड माइनिंग स्टडी प्लान नहीं बन जाता है, लेकिन इट हैज़ एक्सेप्टेड द सेंटर्स रिकमेंडेशन टू मेक एन एक्सेप्शन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सेंटर का एक रिकमेंडेशन था, उसको लेकर इसने एक एक्सेप्शन यहाँ पर एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी। यहाँ पर यह माना जाता है कि लेड, जिंक, कॉपर, गोल्ड, टंगस्टन, इस तरीके के यहाँ पर काफ़ी सारे मेटल्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, है ना, जैसे टिन, ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सब भी यहाँ पर है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स या मिनरल्स हैं ये आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ये इस तरीके के मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, नेशनल सिक्योरिटी, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि केंद्र का ये कहना है कि नई डेफिनेशन जो है वो सिर्फ माइनिंग पर्पसेस के लिए है, लेकिन इट प्लेज आउट फॉर रियल एस्टेट सेक्टर रिमेन्स टू बी सीन। हाउ इट प्लेज आउट फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर टू बी सीन, यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या होगा कि सिर्फ माइनिंग के लिए अलाउ किया जाएगा, या यहाँ पर किसी तरीके की और रियल एस्टेट या जो आपका डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो अलाउ नहीं की जाएंगी, अब वो आने वाले समय में पता लगेगा। हालांकि इस तरीके का जो मैंने आपको बताया कि माइनिंग ये अरावली के ऊपर जिस जिस तरीके का प्रेशर है ना, उसमें मांग या ज़रूरत तो इस बात की है कि इस माउंटेन रेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स जो है वो अप्लाई किए जाएं, है ना, जो कि ऑलरेडी ये माउंटेन रेंज काफ़ी अंडर स्ट्रेस है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रिक्ट जो है वो कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ से भी और पिछले एक दो बार के हम लोग जो और आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं सेम इशू पर, आप प्लीज़ इनको कंसोलिडेट कीजिएगा, है ना। ट्राई टू राइट आ गुड आंसर, एक अपना आंसर का राइट अप भी तैयार रखिएगा। 15 मार्क्स 250 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और प्रीलिम्स पे भी, ठीक है, इसको ध्यान रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मतलब जैसे मेंस की अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द
इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अरावली हिल रेंज। ठीक है, कि अरावली माउंटेन रेंज या अरावली हिल रेंज की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस या इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ना। और ये जो नई डेफिनेशन यहाँ पर अलाउ की गई है, इससे इस इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को या इस इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, हाउ द न्यू डेफिनेशन एज प्रपोज्ड बाय द सेंटर एंड एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट मे डिटोरिएट दिस सिग्निफिकेंस। ठीक है, कि ये जो सिग्निफिकेंस है या ये जो इकोलॉजिकल सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही है अरावलीज, वो कैसे खतरे में पड़ सकती है, उसको क्या नुकसान इससे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका मेंस में पूछा जा सकता है। तो इसी क्वेश्चन के लाइन पर आप अपना एक आंसर, एक राइट अप तैयार रखें 250 वर्ड्स, है ना। 250 वर्ड्स में लिखने के लिए 15 मार्क्स, उसमें अच्छे पॉइंट्स और सब कुछ आप लोग जरूर लिख के लिखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आए ना आए दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम लोग जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अपना इस तरीके से थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए अब इस आर्टिकल की हम लोग बात करते हैं। बेटर रेंज स्लीकर प्रोफाइल लेटेस्ट वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल। ठीक है, आकाश मिसाइल का एक नया वर्जन यहाँ पर आया है। तो डीआरडीओ ने ट्यूसडे के दिन यूजर इवेल्युएशन ट्रायल्स किया है ऑफ द आकाश न्यू जनरेशन, या जिसको आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम कहते हैं उसका। ठीक है, और इसका इंडक्शन अब इंडियन एयरफोर्स में हो सकता है। इन ट्रायल्स के दौरान इस मिसाइल ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किए जो एरियल टारगेट्स हैं एट डिफरेंट रेंजेस एंड एल्टीट्यूड्स। ठीक है, इंटरसेप्ट करने का मतलब है कि जो एरियल टारगेट्स यानी कि हवा में उड़ते हुए जो टारगेट्स हैं उनको मार गिराया है। ठीक है, अब ये आकाश मिसाइल का जो डेवलपमेंट है, आकाश बेसिकली एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका डेवलपमेंट डीआरडीओ ने लेट 1980s में शुरू किया था, जो उसका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसके उसके अंडर में। ठीक है, और उस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे हमारे फॉर्मर, आप प्रेसिडेंट कह सकते हैं या आप इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंडर में। ठीक है, अब इसका डेवलपमेंटल ट्रायल्स उसके बाद 1990s और अर्ली 2000s में होता है। एक्सटेंसिव यूजर ट्रायल्स जो है आर्मी का, वो आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में किया गया। आकाश प्राइमरीली डिजाइन की गई है टू प्रोवाइड एयर डिफेंस कवर टू द वल्नरेबल एरियाज एंड क्रिटिकल इंस्टॉलेशन। तो ये बेसिकली कोई हमला करने के लिए नहीं है। ठीक है, ये कोई अटैक मिसाइल नहीं है। मतलब इसका जो प्राइमरी डिजाइन है वो इसी तरीके से किया गया है कि ये अटैक मिसाइल नहीं है, बल्कि ये डिफेंस करने के लिए है। कि मतलब अगर हमें, हमारे ऊपर कोई हमला होता है ना, कोई एरियल अटैक्स होते हैं, तो हम उसको रोक सकें। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली इसको डेवलप किया गया है। इसका जो वेपन सिस्टम है ये साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है मल्टीपल टारगेट्स इन ग्रुप मोड और इन ऑटोनॉमस मोड। ठीक है, कि जो मल्टीपल टारगेट्स आ रहे हैं ये उन सबको एक ही साथ टारगेट कर सकता है। इसमें एक बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स सिस्टम है इसमें, मीनिंग इट हैज़ एन ऑनबोर्ड मैकेनिज्म्स दैट कैन काउंटर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स दैट डिसीव डिटेक्शन सिस्टम्स। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को भी जो कि डिटेक्शन सिस्टम मतलब रडार वगैरह को धोखा दे सकते हैं, रडार में जो नहीं दिखाई दे उनको भी ये काउंटर कर सकता है। ठीक है, इसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था 2014 में, और इंडियन आर्मी में उसके एक साल के बाद यानी कि 2015 में। और दोनों ही इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी करंटली जो है वो मल्टीपल स्क्वाड्रंस एंड ग्रुप ऑफ मिसाइल्स जो है उनको यूज़ कर रही है। और डीआरडीओ का ये कहना है कि जो आकाश मिसाइल्स हैं उसमें 96% इंडिजीनियस कंपोनेंट्स हैं, मतलब हमारे देश के बने हुए ही कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसके एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो इनिशियल वर्जन था आकाश का, उसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 27 से 30 किलोमीटर के आसपास की होती थी, और फ्लाइट एल्टीट्यूड होता था 18 किलोमीटर का, है ना। लेकिन जो ये नई न्यू जनरेशन मिसाइल आई है इसकी रेंज लगभग 70 किलोमीटर की है, और इसकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ा सा स्लीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि पतली मिसाइल है, लाइटर प्रोफाइल है, थोड़ा सा हल्की भी है। इफेक्टिवनेस अगेंस्ट लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर थ्रेट्स वो ज़्यादा है। लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर का मतलब होता है कि वही, मतलब ऐसे जो आप कह सकते हैं एरियल ऑब्जेक्ट्स जिनका जो रडार पर कैच करने की या रडार पर डिटेक्ट करने की जो मतलब वो है, क्या कहेंगे उसको, चांसेस वो कम होती हैं। ठीक है, कि मतलब रडार पे वो जनरली डिटेक्ट नहीं होते क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर है वो काफ़ी कम है। तो ऐसे खतरों को भी ये इफेक्टिवली टैकल कर सकता है। इसका जो ग्राउंड सिस्टम फुटप्रिंट है वो भी कम है।
ठीक है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, लॉन्चर, मल्टी फंक्शन रडार एंड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें है। ये सारा कुछ इंडिजीनियसली डेवलप्ड है और इसको डेवलप किया गया है विद बेटर डिप्लॉयबिलिटी कंपेयर टू अदर सिमिलर सिस्टम्स विद अ कैनिस्टर्ड लॉन्चर। ठीक है, कैनिस्टर्ड लॉन्चर का मतलब है कि इसको स्पेशली डिजाइंड कंटेनर्स में स्टोर किया जा सकता है और वहीं से ऑपरेट किया जा सकता है। कंट्रोल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द कैनिस्टर not only simplifies transportation and storage but also significantly enhances the missile's shelf life and operational readiness। ठीक है, तो जो ये कंट्रोल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट है उन कैनिस्टर्स का, मतलब स्टोरेज बॉक्सेस का, उनसे ना सिर्फ इसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज इंप्रूव होता है, लेकिन साथ ही साथ जो मिसाइल की शेल्फ लाइफ है और जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो भी इनहेंस होती है। ठीक है, अब आकाश एनजी, ये जो न्यू जनरेशन मिसाइल है, इसको प्राइमरी डिज़ाइन किया गया है इंडियन एयरफोर्स के लिए। एम ये है कि जो हाई मैन्यूवरिंग एरियल थ्रेट्स हैं, जिनका लो रडार क्रॉस सेक्शन है, मतलब वही जो रडार में डिटेक्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो, उनको इंटरसेप्ट करना इसका एम बताया गया है, विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर ऑफ एन एयरबोर्न ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। आकाश एनजी सिस्टम, इसको डेवलप किया गया है बेटर डिप्लॉयबिलिटी कंपेयर टू अदर सिस्टम्स विद अ कैनेटराइज्ड लॉन्चर एंड मच स्मॉलर ग्राउंड सिस्टम फुटप्रिंट। ये फिर से लाइन रिपीट है यहाँ पर। ठीक है, ये पता नहीं आजकल इनके प्रिंटिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है। सेम लाइंस कल भी इस तरीके से रिपीटेड थी, यहाँ पर आज भी रिपीट हमें दिख रही है। ठीक है, डीआरडीओ हैज आल्सो डेवलप्ड अनदर वर्जन ऑफ आकाश। आकाश का एक और वर्जन जो है वो डेवलप किया गया है, दैट इज आकाश प्राइम, जिसकी सेम रेंज है जितनी पुराने अर्लियर वर्जन की हुआ करती थी, वो 27 से 30 किलोमीटर वाले की, बट उसमें एक एक्टिव इंडिजीनियस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है, जिसकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा है एरियल टारगेट्स को हिट करने के लिए। अंडर यूज़र इवेल्यूएशन ट्रायल्स की अगर हम बात करें तो आकाश न्यू जनरेशन का जो मेडन टेस्ट है वो आज से लगभग 4-4.5 साल पहले या 5 साल पहले आप कह सकते हैं, 25 जनवरी 2021 को हुआ था फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ द कोस्ट इन ऑफ उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद 12 जनवरी 2024 को सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया अगेंस्ट अ हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट एट लो एल्टीट्यूड्स, और उसके बाद फिर इसके यूज़र ट्रायल शुरू हुए हैं। और यूज़र इवेल्यूएशन ट्रायल जो है जो अभी ट्यूसडे को हुए हैं, इसमें जो प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स है और न्यूट्रलाइज्ड, मतलब उसको इसने पूरा किया, जो स्टाफ क्वालिटेटिव प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स है उनको, और इसने डिफरेंट टाइप्स के एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया, मतलब अलग अलग तरीके के जो एरियल टारगेट्स थे उनको भी मार गिराया है। तो नाउ दिस कैन बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी। ठीक है, अब इसको इंडियन एयरफोर्स में वैसे यूज़ करने के लिए जनरली बनाया गया है फिलहाल, तो इसको वहाँ पर इसका इंडक्शन हो सकता है। क्लियर है बात? चलिए, दिस वाज अबाउट आकाश मिसाइल, आकाश एनजी मिसाइल। ठीक है, न्यू जनरेशन। क्लियर है बात? चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप में से जो भी लोग CSET लाइव हमसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप लाइव नहीं देख सकते हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, है ना, उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं 2026 का, तो उसके लिए भी एक टेस्ट सीरीज़ है, इसको भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं इसमें भी। और इन सभी कोर्सेज़ में, और इसके अलावा जितने भी हमारे वेबसाइट पर आपको कोर्सेज़ मिलते हैं, है ना, वो सभी कोर्सेज़ PDF नोट्स टेस्ट सीरीज़ के ऊपर आपको अगले 3 दिन यानी कि आज, कल और परसों 50% ऑफ मिलेगा। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाना है। किसी भी कोर्स PDF नोट्स या टेस्ट सीरीज़ को आप एनरोल करना चाहते हैं, कोर्स में कार्ड में ऐड करें, उसके बाद कोड यूज़ कर लें XMUS50। ठीक है, XMUS50 कोड का यूज़ कर लें, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। याद रखिएगा ये सेल सिर्फ 3 दिन के लिए है, 25 to 27 ऑफ दिसंबर। और कोई भी डाउट या क्वेरी अगर आपको होती है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है 9150449990, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।